हेलो दोस्तों, मैं संतोष आप लोगों को जीएस स्टडी एस में स्वागत करता हूं। अगर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा और अगर आप पढ़ लेंगे तो सपना पूरा ज़रूर होगा। आज का टॉपिक है दोस्तों, ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता ही है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। याद रखिएगा कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। और अगर पूछेगा कि अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये कब दिया था लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के लिए प्रस्ताव? 1835 में। लॉर्ड मैकाले अपना अंग्रेजी शिक्षा के लिए कब प्रस्ताव पारित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था उस समय में, तो उसी समय में ये इसको पारित किया था। इसलिए इसको अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को। याद रखिए, इसका मूल नाम क्या था? तो थॉमस बेबिंगटन, जिसे लॉर्ड मैकाले के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारत में अंग्रेजी भाषा और भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है। ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में। ये क्वेश्चन पूछेगा कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच कब लागू किया था? तो 1854 में हुआ था। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854, डेट याद रखिएगा। दूसरा पूछता है कि यह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था गठन इसका? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में इसका गठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा कि इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मीन्स होता है मूल अधिकार, ठीक है ना, अधिकार होता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को। और इसके मुख्य प्रावधान में देखिए, पश्चात शिक्षा का प्रसार हुआ था इसमें, और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम और प्राथमिक शिक्षा के लिए जनभाषा। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि चार्ल्स वुड डिस्पैच में अंग्रेजी माध्यम किस शिक्षा के लिए लागू हुआ था? तो उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी भाषा में। जबकि प्राथमिक शिक्षा जो है ये जनभाषा और मद्रास, कलकत्ता, मुंबई में ये 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल है इसी के तहत। तो याद रखिएगा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को। चार्ल्स वुड डिस्पैच लागू हुआ था 1854 में, गवर्नर जनरल डलहौजी के समय में लागू हुआ था। इसमें उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था, नहीं बल दिया गया था। उसके अलावा पश्चात शिक्षा, 3 शिक्षा, उच्च, पश्चात और प्राथमिक शिक्षा, तीनों पे बल दिया गया था। नेक्स्ट है हंटर शिक्षा आयोग। याद रखिए, हंटर शिक्षा आयोग गठन कब? 1882 से 83 ईस्वी में। ठीक है। इसका गठन उस समय में गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड रिपन। गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय। उस 1856 ईस्वी के बाद जो भी गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके क्या किया, वायसराय कहने लगा था ना, तो उस समय में वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो हंटर शिक्षा आयोग का गठन, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हंटर आयोग का गठन किससे संबंधित है? हंटर आयोग का संबंध शिक्षा से संबंधित है, क्वेश्चन पूछता है। दूसरा पूछेगा कि इसका गठन कब हुआ था? 1882 में हुआ था। किस गवर्नर के काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। बस। हंटर कमीशन ने, हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हंटर कमीशन जो था वह किस शिक्षा के लिए था? तो प्राथमिक शिक्षा के लिए था। कौन शिक्षा? तो प्राथमिक शिक्षा के लिए, केवल और केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रसार को बल दिया था। इसलिए हंटर कमीशन का संबंध केवल प्राथमिक शिक्षा थे, प्राइमरी एजुकेशन से। रेले कमीशन का गठन कब? 1902 में। याद रखिएगा, वायसराय रेले कमीशन गठन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था इसका गठन। याद रखिएगा, रेले कमीशन कब गठित हुआ? 1902 में। किस गवर्नर के काल में? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। और इस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है, पूछेगा कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन रेले के अध्यक्षता में हुआ था, रेले। और पूछेगा कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। या किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था विश्वविद्यालय आयोग का गठन। पूछता भी है क्वेश्चन, याद रखिएगा। और यह कब हुआ था? तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1904 में। किस वायसराय के समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। तो लॉर्ड कर्जन के समय में 2 क्वेश्चन याद रखिएगा कि विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना हुआ था जिसका अध्यक्ष था रेले, और दूसरा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। कब पारित हुआ था? तो 1904 में भी पूछता है। और जो है रेले कमीशन का गठन कब हुआ था? तो लॉर्ड
कर्जन के समय में 1902 में। नेक्स्ट है सेंडलर आयोग। सेंडलर आयोग देखिए 100 से सेंडलर 100 से 17, याद रखिए। सेंडलर आयोग गठन कब? 1917 में। सेंडलर 1917 में। इसने 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बाद स्नातक की उपाधि के लिए उचित व्यवस्थाओं का प्रावधान किया। स्नातक समझते हैं ना, जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, यूजी, अंडर ग्रेजुएट। तो क्या होता है, 12 वर्ष का जो स्कूली शिक्षा था, इंटर के बाद जो है इंटर और माध्यमिक शिक्षा जो था, उसके बाद जो है ना स्नातक करने की उपाधि के लिए उचित व्यवस्था किया तो सेंडलर आयोग। तो सेंडलर आयोग कब हुआ गठित? 1917 में। इसका संबंध किससे है? तो स्नातक की शिक्षा से संबंधित है, स्नातक तक के लिए। तो स्नातक की उपाधि के लिए उचित व्यवस्था का प्रावधान किस आयोग ने किया था? सेंडलर आयोग। इसका गठन 1917, याद रखिए, गठन पूछता है। नेक्स्ट है हार्टोग समिति। इसका गठन 1929 में हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का प्रावधान। जो तेज विद्यार्थी था, जिसका माइंड बहुत तेज होता था, उसके लिए उच्च शिक्षा का केवल प्रावधान था। किस समिति में? तो हार्टोग समिति में। और प्राथमिक शिक्षा में सुधार, जो प्राथमिक शिक्षा है उसको सुधार करना और केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान करना, ये दोनों काम था हार्टोग समिति का। वर्धा योजना 1937, याद रखिए। वर्धा योजना कब हुआ था? 1937। सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी जितना बता रहे हैं। तो देखिए गांधी जी द्वारा प्रस्तुत इस योजना में, देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि वर्धा योजना को किसने लागू किया था या किसने प्रस्तुत किया था? तो महात्मा गांधी। वर्धा योजना किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है। और इसमें 7 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया था। कितना? 7 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क यानी फ्री में शिक्षा अनिवार्य किया था। किस योजना के तहत? वर्धा योजना। कब? 1937। जबकि वर्तमान में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है अनुच्छेद 21 के क में, कितना में? अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का जो अधिकार है वह मूल अधिकार हो गया है। इसमें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक का बच्चा को निःशुल्क में शिक्षा देगा। कितना अनुच्छेद में? या क्वेश्चन पूछेगा कि शिक्षा का मूल अधिकार कितना अनुच्छेद में है? तो 21 का क में है, अनुच्छेद में। आप क्यों संविधान संशोधन में लागू हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है ना, 2002, याद रखिएगा, 2002 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट है सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना देखिए 1944 में पारित हुआ। कब? 1944 में सार्जेंट योजना। इसके प्रमुख प्रावधान थे प्राथमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल की स्थापना। प्राथमिक जो मतलब प्राइमरी स्कूल एवं हाई स्कूल, ये दोनों का स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा, इसमें 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। देखिए इसमें अभी जो वर्तमान में चल रहा है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक का बच्चा का निःशुल्क शिक्षा है। और वर्धा योजना में 7 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक का बच्चा का निःशुल्क शिक्षा है। जबकि सार्जेंट योजना में 1944 में लागू हुआ। इसमें 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। और सार्जेंट योजना का मुख्य काम क्या था? तो प्राथमिक विद्यालय को निर्माण करना एवं हाई स्कूल के निर्माण करना, स्थापना करना। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ था? तो 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था। किसने किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। शक संवत का शुरुआत 78 ईस्वी में, याद रखिए ईस्वी। जबकि विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में, जबकि शक संवत 78 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। किसने किया था? तो कनिष्क ने शुरुआत किया था। और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ना शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, इसको कब अपनाया था? क्वेश्चन पूछता है। तो 22 मार्च 1957 को शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था। अब है गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत हुआ था 319 ईस्वी में। किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत किया था। और हिजरी संवत है, तो हिजरी संवत की शुरुआत हुआ था 622 ईस्वी में, ठीक है। जबकि इलाही संवत होता है एक, इलाही संवत का शुरुआत किया था 1583 ईस्वी में अकबर ने किया था। तो केवल एक ईस्वी पूर्व वाला संवत विक्रम संवत जो कि 57 ईस्वी पूर्व में है, बाद बाकी सब ईस्वी वाला संवत है। याद रखिएगा, यह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, एक तो कावेरी जल विवाद पूछता है, एक कृष्णा जल विवाद पूछता है। तो देखिए कावेरी जल विवाद में दोनों में कर्नाटक कॉमन है, ठीक है। कावेरी में भी कर्नाटक राज रहेगा, कृष्णा में भी कर्नाटक राज रहेगा। बल्कि कावेरी में जो है दूसरा राज्य कौन होता है? तो कावेरी में कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाता है, जबकि कृष्णा में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हो जाता है। याद रखिएगा, कृष्णा में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश,
के ए, कृष्णा में के ए मतलब के से कृष्णा, के से कर्नाटक, के ए से आंध्र प्रदेश। जबकि कावेरी में के टी, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो कावेरी कर्नाटक तमिलनाडु, कृष्णा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा, ये सोना से संबंधित, सिक्का से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन करता है। आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था? सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था? याद रखिएगा, हिंद यूनानी ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? सर्वाधिक शुद्ध, देखिए शुद्ध लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा कुषाण शासक ने। तीसरा रहता है क्वेश्चन कि सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो सर्वाधिक मात्रा लग गया, देखिए सर्वाधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, तो ये इसका आंसर होगा गुप्त शासक। तो तीनों याद रखिएगा, सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया हिंद यूनानी, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया कुषाण शासक, और सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का जारी किया गुप्त शासक। तीनों कम इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन रहता है, याद रखिए, आज के बाद गलती नहीं होगा। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया था। जबकि कांची का कैलाश मंदिर किसने बनाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। ठीक है ना, कांची में याद रखिए कांची से का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया 4 प्रकार का कर को याद रखिए। पहले 24 प्रकार का कर था, उसको समाप्त करके केवल 4 प्रकार का कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक। उसका याद रखिए ट्रिक है खक्खू जज याद रखिए ट्रिक है। देखिए ख से क्या हो गया? खराज मतलब लगान होता था। फिर खू से क्या हो गया? खम्स मतलब होता था कि युद्ध में लूटे हुए धन का 1/5 भाग लेता था। अब फिर जो से क्या हो गया? जजिया क्या देखिए? जहिया, हिया से मतलब हिंदू। जजिया किस पर लगता था? तो हिंदू पर लगता था। जहिया हिंदू पर लगा, अर्थात ब्राह्मण पे कर लगता था, धार्मिक कर था ये। जबकि जकात मतलब मुसलमान पे धार्मिक कर था, उसका मुसलमान पे उसका आय का यानी कि 2.5% लगता था, 2.2%। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर लिया था, जो उपज का 1/10 भाग होता था। और पूछेगा तकावी ऋण किसने माफ़ किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने माफ़ किया था तकावी ऋण। और उसके समय में जो लगान था वह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग था। और उसने संसगनी नामक सिक्का चलाया था, याद रखिएगा, संसगनी नामक सिक्का चलाया था। फिरोज शाह तुगलक से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अशोक के 2 स्तंभों को उसने दिल्ली मंगाया था। कौन कौन? तो एक मेरठ से और दूसरा टोपरा कहाँ था? पंजाब से। तो याद रखिएगा कि अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगाया था। कहाँ से? एक मेरठ से, दूसरा टोपरा मीन्स पंजाब से दिल्ली मंगाया था। और फिरोज ने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल का स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण कराया था। इस प्रकार कुतुब मीनार अब 5 मंजिला बन गई थी। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक वीडियो, शेयर वीडियो। थैंक यू।